देखिए, जो लीवर होता है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड है। और स्किन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। यह एक काफ़ी एक्टिव मेटाबॉलिक ऑर्गन है जो शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसका मेन काम मेटाबॉलिज्म करना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को प्रोसेस करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी कि टॉक्सिन्स और ड्रग्स को निष्क्रिय कर देना, और बाइल का प्रोडक्शन करना, और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना होता है। इसलिए इसे शरीर का बायोकेमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। एनाटॉमिकली देखें तो लीवर पेट के दाईं तरफ और ऊपर की तरफ होता है, यानी कि अपर राइट एब्डोमेन में होता है। पोजीशन पोजीशन और लोकेशन की बात करें तो लीवर मेनली राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में होता है, और एपिगैस्ट्रिक रीजन यानी कि बीच का जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पर भी होता है। पर इसका एक छोटा सा हिस्सा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक भी फैलता है। इसका मतलब कि यह पूरी तरह से एक तरफ नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा मिड लाइन को क्रॉस भी करता है। ऊपरी तरफ से लीवर को रिब्स यानी कि सेवन्थ से लेकर 11th रिब्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे यह बाहर की चोटों से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहता है। इसके अलावा क्योंकि लीवर डायफ्राम से जुड़ा होता है, इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर खींचता है और लीवर भी थोड़ा सा नीचे की ओर मूव करता है। इसी तरह एक्सपीरेशन में जब यह वापस ऊपर आता है, डायफ्राम के साथ लीवर भी ऊपर आता है। इस मूवमेंट का क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि पल्पेशन के दौरान डॉक्टर लीवर को महसूस कर सकते हैं। देखिए, लीवर की बाहर की संरचना को समझने के लिए इसकी दो मेन सरफेस को जानना काफ़ी ज़रूरी है, डायफ्रामेटिक सरफेस और विसरल सरफेस। अब देखिए, ये दोनों सरफेस स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में अलग अलग विशेषताएं दिखाती है। डायफ्रामेटिक सरफेस लीवर का ऊपर वाला भाग होता है, जो स्मूथ यानी चिकना और कॉन्वेक्स यानी कि उभरा हुआ होता है। यह सरफेस ऊपर और आगे आगे की ओर फेसिंग करता है और सीधे डायफ्राम के कांटेक्ट में रहता है। यही कारण है कि लीवर का यह भाग सांस लेने के दौरान डायफ्राम के साथ मूव करता है। इस सरफेस पर किसी भी प्रकार की गहरी इंप्रेशन नहीं होती, इसलिए यह कंपैरेटिवली यूनिफॉर्म दिखाई देता है। और इसके अपोजिट जो विसरल सरफेस होती है वो नीचे और पीछे की ओर स्थित होती है। यह सरफेस इर्रेगुलर और कॉनकेव होती है क्योंकि यह आसपास की कई सारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स के कांटेक्ट में रहता है। इस पर स्टमक, राइट किडनी, डिओडेनम, गॉल ब्लैडर इनके इंप्रेशन पाए जाते हैं। इसलिए यह सरफेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं लोब्स ऑफ लीवर की। एनाटॉमिकली लीवर को चार मेन लोब्स में डिवाइड करते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कोडेट लोब और क्वाड्रेट लोब। इन चारों में राइट लोब सबसे बड़ा होता है और लीवर का अधिकांश भाग बनाता है। लेफ्ट लोब कंपैरेटिवली छोटा होता है और मिड लाइन के बाईं ओर होता है। इन दोनों लोब्स को एंटीरियर साइड पर फैल्सीफॉर्म लिगामेंट अलग करता है। विसरल सरफेस पर दो छोटे पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लोब्स होते हैं, कोडेट लोब जो पोस्टीरियर साइड पर होता है और क्वाड्रेट लोब जो इंफीरियर साइड पर होता है। ये एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन का हिस्सा होते हैं और फंक्शनल दृष्टि से इनका कोई अलग से महत्व नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लीवर का फंक्शनल डिवीजन एनाटॉमिकल डिवीजन से अलग होता है।
फंक्शनल डिवीजन ब्लड सप्लाई जैसे कि हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन और बाइल ड्रेनेज पर बेस्ड होता है। इसलिए सर्जिकल प्रोसेस में एनाटॉमिकल लोब्स के बजाय फंक्शनल सेगमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लीवर को सिर्फ बाहरी लोब्स के आधार पर ही नहीं पर उसके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर भी समझा जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को काविनोड क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें लीवर को 8 फंक्शनल सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। हर सेगमेंट एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह होता है क्योंकि इसके पास अपना अलग ब्लड सप्लाई यानी कि हेपेटिक आर्टरी प्लस पोर्टल वेन होती है और अपना बाइल ड्रेनेज होता है। इन सेगमेंट को मेनली पोर्टल वेन की ब्रांचेस के आधार पर डिवाइड किया जाता है। बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको फंक्शनल मिड लाइन कहते हैं। इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हर सेगमेंट स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए सर्जरी के दौरान अगर किसी एक सेगमेंट में ट्यूमर या डिजीज़ है तो सर्जन सिर्फ उसी सेगमेंट को रिमूव कर सकता है बिना बाकी लीवर को नुकसान पहुंचाए। इसे सेगमेंटल रिसेक्शन कहा जाता है और यह मॉडर्न लीवर सर्जरी का बेस बनाता है। नेक्स्ट है पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस लीवर की विसरल सरफेस पर मौजूद एक गहरी ट्रांसवर्स फीसर यानी कि एक दरार होती है जिसे लीवर का गेटवे भी कहा जाता है। यह वही जगह होती है जहाँ से लीवर के अंदर और बाहर जाने वाले मेन स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं। इस एरिया में जो 3 मेन स्ट्रक्चर होती हैं उन्हें मिलाकर पोर्टल ट्रायड कहा जाता है। जैसे हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड लीवर तक लेके आती है। सेकंड है पोर्टल वेन जो इंटेस्टाइन से आया हुआ न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेके आती है। और तीसरी है हेपेटिक डक्ट जो लीवर में बना बाइल बाहर लेके जाती है। इन स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। पोर्टा हेपेटिस में एंटीरियर राइट साइड पर बाइल डक्ट होता है, एंटीरियर लेफ्ट साइड पर हेपेटिक आर्टरी होती है और सबसे पीछे पोस्टीरियर साइड पर पोर्टल वेन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिटोनियल अटैचमेंट। पेरिटोनियल एक सीरस मेम्ब्रेन होती है जो एब्डोमेन को लाइन करती है यानी कि इसकी लाइनिंग बनाती है। अब देखिए जो लीवर होता है वो पूरी तरीके से पेरिटोनियम से ढका हुआ नहीं होता, लेकिन इसके चारों तरफ पेरिटोनियम की फोल्ड्स बनती है जिनको पेरिटोनियल लिगामेंट्स कहा जाता है। ये असल में ट्रू लिगामेंट नहीं होते पर पेरिटोनियम की डबल लेयर होती है जो लीवर को आसपास की स्ट्रक्चर से जोड़ती है और उसे पोजीशन में उसको एक फिक्स्ड पोजीशन में स्टेबलाइज करती है। सबसे मेन है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से लीवर को जोड़ता है। यह लीवर को सरफेस पर राइट और लेफ्ट लोब्स में डिवाइड करता है। इसी लिगामेंट के फ्री मार्जिन में एक इम्पोर्टेंट रेमिनेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको लिगामेंटम टेरिस कहते हैं। इसके बाद आता है कोरोनरी लिगामेंट जो लीवर को डायफ्राम से जोड़ता है। यह लिगामेंट लीवर के उस हिस्से को लिमिट करता है जिसे बेयर एरिया कहा जाता है, जहां पेरिटोनियम नहीं होता और लीवर सीधे डायफ्राम से कांटेक्ट में रहता है। कोरोनरी लिगामेंट के दोनों सिरों पर राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनते हैं जो लीवर को डायफ्राम से और ज़्यादा फर्मली अटैच करते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है लेसर ओमेंटम जो लीवर को स्टमक और ड्यूडेनम से जोड़ता है। अब रेमिनेंट स्ट्रक्चर समझते हैं। रेमिनेंट स्ट्रक्चर मतलब भ्रूणीय अवशेष यानी कि फीटल लाइफ के दौरान जो चीज़ें अवशेष बन जाती है। देखिए लीवर के कुछ लिगामेंट्स फीटल सर्कुलेशन के अवशेष रह जाते हैं। लिगामेंटम टेरेस
जो राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर होता है, यह फीटल लाइफ की अम्बिलिकल वेन का रेमिनेंट है, जो पहले प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती थी। नेक्स्ट है लिगामेंटम वेनोसम। यह फीटल डक्टस वेनसस का रेमिनेंट होता है, जो अम्बिलिकल वेन से सीधे इंफीरियर वेना कावा से जोड़ता था। जन्म के बाद ये स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं रहते, लेकिन एनाटॉमिकल लैंडमार्क के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लीवर के रिलेशंस का मतलब होता है कि इसके आसपास कौन कौन से ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं। यह कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीवर एक आइसोलेटेड ऑर्गन नहीं होता, बल्कि कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के संपर्क में रहता है। इसलिए किसी एक ऑर्गन की डिजीज दूसरे को भी अफेक्ट कर सकती है। एंटीरियर और सुपीरियर रिलेशंस में लीवर का कनेक्शन मेनली डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से होता है। डायफ्राम के साथ इसकी सीधी कांटेक्ट होने के कारण लीवर सांस के साथ मूव करता है। इसी वजह से डायफ्राम और लंग्स की कुछ कंडीशंस, जैसे कि प्लूरल एफ्यूजन या इन्फेक्शन, लीवर की सरफेस को इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। पोस्टीरियर रिलेशंस में लीवर के पीछे कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इंफीरियर वेना कावा, जो लीवर के पोस्टीरियर सरफेस के साथ क्लोजली जुड़ा रहता है और हेपेटिक वेन्स का ब्लड रिसीव करता है। इसके अलावा राइट किडनी और थोड़ा ऊपर की ओर एसोफेगस भी होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के साथ लीवर का काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है। इंफीरियर सरफेस यानी कि विसरल सरफेस पर लीवर का संपर्क एब्डोमिनल ऑर्गन से होता है, जिसमें स्टमक, ड्यूडेनम, गॉल ब्लैडर और कोलन होते हैं। यही कारण है कि इस सरफेस पर इन ऑर्गन्स के इम्प्रेशन भी दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल, गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे होता है, इसलिए गॉल ब्लैडर की बीमारी जैसे कि कोलिसाइटिस सीधे लीवर को अफेक्ट करती है। लीवर की खास विशेषताओं में से एक है इसका ड्यूअल ब्लड सप्लाई, यानी कि इसे एक नहीं बल्कि दो अलग अलग सोर्सेज से ब्लड मिलता है। यही फीचर इसे बाकी ऑर्गन से अलग बनाता है और इसके मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पहला सोर्स है हेपेटिक आर्टरी, जो सीलियाक ट्रंक से निकलती है और लीवर तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाती है। यह टोटल ब्लड सप्लाई का 25% सप्लाई करती है, पर यह ऑक्सीजन सप्लाई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे लीवर सेल्स जीवित रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। दूसरा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है पोर्टल वेन, जो लीवर की ब्लड सप्लाई का लगभग 75% सप्लाई करता है। यह वेन इंटेस्टाइन, स्प्लीन और पैनक्रियाज से आने वाला न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लेकर लीवर तक पहुंचती है। इस ब्लड में डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड और टॉक्सिन्स होते हैं, जिन्हें लीवर प्रोसेस, स्टोर या डिटॉक्सिफाई करता है। इसके बाद प्रोसेस्ड ब्लड लीवर से बाहर निकलता है हेपेटिक वेन्स के थ्रू, जो लास्ट में इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन हो जाती है और फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि लीवर एक फिल्टर और प्रोसेसिंग सेंटर की तरह काम करता है। इंटेस्टाइन से आने वाला ब्लड सीधे हार्ट में जाने से पहले लीवर में आता है, जहां उसका मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन और मॉडिफिकेशन होता है। इसे ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। लीवर की नर्व सप्लाई मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है, जिसमें दो टाइप की नर्व शामिल होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सप्लाई सीलियाक प्लेक्सस से आती है
यह मेनली ब्लड वेसल्स के टोन को रेगुलेट करती है और कुछ हद तक पेन सेंसेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वेगस नर्व से आती है, जो लीवर के मेटाबॉलिक फंक्शंस और सिक्रेटरी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लीवर टिश्यू खुद पेन के लिए सेंसिटिव नहीं होता, पर इसे ढकने वाली फाइब्रस कवरिंग, जिसको ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं, वो पेन सेंसिटिव होती है। जब लीवर एनलार्ज होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस या कि फिर कंजेशन में, तो यह कैप्सूल स्ट्रेच होती है और पेन फील होता है। कई बार यह पेन सीधे लीवर में नहीं पर राइट शोल्डर में फील होता है, क्योंकि डायफ्राम और फ्रेनिक नर्व के कारण यह पेन रेफर हो जाता है। देखिए, लीवर शरीर का एक मल्टी फंक्शनल मेटाबॉलिक ऑर्गन है जो कई सारे वाइटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है बाइल प्रोडक्शन। बाइल एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो फैट्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेटाबॉलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में लीवर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों का प्रोसेसिंग करता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे फिर से ग्लूकोज में बदल देता है। इसी तरह यह अमीनो एसिड्स और लिपिड्स का भी मेटाबॉलिज्म करता है, जिससे शरीर को एनर्जी और बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं। लीवर का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है डिटॉक्सिफिकेशन। यह ड्रग्स, अल्कोहल और बहुत सारे टॉक्सिन्स को केमिकल रिएक्शन के थ्रू कम हार्मफुल या कि फिर एक्सक्रीटेबल फॉर्म में बदल देता है। इसलिए यह शरीर का डिटॉक्स सेंटर माना जाता है। इसके अलावा लीवर न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज भी करता है, जैसे ग्लाइकोजन, विटामिन ए, डी, बी 12 और कुछ मिनरल्स। यह ज़रूरत के समय इन्हें रिलीज करता है। एक और इम्पोर्टेंट काम है प्लाज्मा प्रोटीन्स का सिंथेसिस। लीवर एल्ब्यूमिन, जो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का काम करता है, और इसके साथ क्लोटिंग फैक्टर, जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, इन दोनों को बनाने का काम लीवर करता है। लीवर की डिजीज़ को समझना क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यह ऑर्गन कई सिस्टमेटिक कंडीशन से जुड़ा रहता है। कायरोसिस एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें लीवर सेल्स धीरे धीरे डैमेज होकर फाइब्रस टिश्यू में बदल जाती है। इससे लीवर की नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों खराब हो जाते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि ब्लड फ्लो लीवर के अंदर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। पोर्टल हाइपरटेंशन में पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ब्लड ऑल्टरनेट पाथवे जैसे कि कोलेटरल सर्कुलेशन से जाने लगता है। इसके कारण वेरिसेस और एसाइटिस डेवलप होती है। वेरिसेस यानी कि वेन्स का फूल जाना, और एसाइटिस यानी कि पेट के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। यह कंडीशन आगे चलकर लाइफ थ्रेटनिंग साबित होती है। जॉन्डिस में स्किन और आइज पीले हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड में बिलिरुबिन का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। यह लीवर डिसफंक्शन या बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का संकेत हो सकता है। हेपेटोमेगली एक कंडीशन होती है जिसमें लीवर एनलार्ज हो जाता है, जो इन्फेक्शन, फैटी लीवर, कंजेशन या ट्यूमर के कारण हो सकता है। लास्ट में डायग्नोसिस के लिए लीवर बायोप्सी की जाती है, जिसमें लीवर टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है। यह आमतौर पर राइट लोब से लिया जाता है, क्योंकि यह
बड़ा होता है और आसानी से एक्सेस हो जाता है। देखिए, स्टमक एक इंग्लिश के जे लेटर की तरह एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि डियोडेनम के बीच होता है। यह डाइजेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो फूड को टेम्परली स्टोर करता है और उसे मैकेनिकल और केमिकल तरीके से प्रोसेस करता है। इसे एक मिक्सिंग चैम्बर भी कहा जाता है। यहाँ फूड चर्न होकर सेमी लिक्विड फॉर्म, जिसको काइम बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होता है। पोजीशन की बात करें तो स्टमक मेनली एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में पाया जाता है, यानी कि पेट के ऊपरी, बीच के और बाईं तरफ के हिस्से में। इसका आकार और पोजीशन इंसान की बॉडी पोस्चर और भोजन की मात्रा के अनुसार थोड़ा सा बदल सकता है। स्टमक के 4 मेन भाग होते हैं। सबसे ऊपर कार्डिया होता है, जहाँ एसोफेगस खुलकर स्टमक में एंटर करता है। इसके ऊपर की तरफ एक डूम शेप्ड भाग होता है जिसको फंडस बोलते हैं, जो अक्सर गैस से भरा रहता है। इसके बाद सबसे बड़ा सेंट्रल हिस्सा बॉडी कहलाता है, जहाँ पर ज़्यादातर डाइजेशन होता है। और लास्ट में पाइलोरस होता है, जो खुद 2 भागों में बंटा रहता है, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनल। और यही हिस्सा फूड को कंट्रोल्ड तरीके से डियोडेनम में भेजता है। कर्वेचर की बात करें तो स्टमक की बाहरी बनावट 2 इम्पोर्टेंट कर्वेचर से होती है, एक लेसर कर्वेचर और एक ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर छोटी और कॉनकेव होती है, जो दाईं ओर होती है और यह एसोफेगस से पाइलोरस तक जाती है। इसके अपोजिट ग्रेटर कर्वेचर बड़ी और कॉन्वेक्स होती है। और यह बाईं तरफ होती है और फंडस से शुरू होकर नीचे की ओर घूमती है। यही कर्वेचर ग्रेटर ओमेंटम के अटैचमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। रिलेशन की बात करें तो स्टमक के आसपास कई इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इनके रिलेशन क्लिनिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंटीरियर रिलेशंस में स्टमक के सामने डायफ्राम, लीवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर्स स्टमक को आगे से कवर और प्रोटेक्ट करते हैं। पोस्टीरियर रिलेशन, जिनको कलेक्टिवली स्टमक बेड कहा जाता है, इसमें पेनक्रियाज, स्प्लीन और लेफ्ट किडनी होती है। ये स्ट्रक्चर्स स्टमक के पीछे होते हैं और इसके साथ क्लोजली रिलेटेड रहते हैं। इसलिए पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर होने पर पेनक्रियाज प्रभावित हो सकता है। स्टमक को ब्लड सप्लाई मेनली सीलियक ट्रंक की ब्रांचेस से मिलता है, जो एब्डोमिनल एरोटा की एक मेन आर्टरी है। इससे निकलने वाली आर्टरीज स्टमक के दोनों कर्वेचर के साथ चलकर एक आर्टरियल नेटवर्क बनाती है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये लेसर कर्वेचर के साथ चलती है, जबकि राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज ये ग्रेटर कर्वेचर के साथ ब्लड सप्लाई देती है। इसके अलावा फंडस को शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यानी कि स्प्लेनिक आर्टरी से सप्लाई मिलती है। यह रिच ब्लड सप्लाई डाइजेशन के दौरान एक्टिव मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। स्टमक की नर्व सप्लाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है।
सिंपैथेटिक सप्लाई सीलियक प्लेक्सस से आती है, जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है और डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को कम करती है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वेगस नर्व से आती है, जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन, HCl एंजाइम्स और मोटिलिटी को बढ़ाती है। स्टमक डाइजेशन में दो मेन टाइप से काम करता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन में स्टमक की मस्कुलर वॉल फूड को चर्न करती है, जिससे फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटकर सेमी लिक्विड फॉर्म, जिसको काइम बोलते हैं, वो बन जाता है। केमिकल डाइजेशन में गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स जैसे पेप्सिन निकलते हैं, जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। स्टमक से जुड़ी सबसे कॉमन क्लिनिकल कंडीशन है गैस्ट्रिक अल्सर, जो अक्सर लेसर कर्वेचर पर होती है। यह म्यूकोसल लेयर के इरोजन के कारण होती है, यानी कि जब म्यूकोसल लेयर टूटने लगती है, उस वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होती है। और HCl की अधिकता या कि फिर प्रोटेक्टिव फैक्टर की कमी से डेवलप होती है। स्टमक की पेन आमतौर पर एपिगैस्ट्रिक रीजन में फील होती है। कई बार ये रेफर्ड पेन के रूप में भी प्रेजेंट होती है, जिससे डायग्नोसिस में क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी रहती है। स्प्लीन शरीर का सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है, जो इम्यूनिटी और ब्लड फिल्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह ब्लड को फिल्टर करता है, पुराने या डैमेज्ड आरबीसी को नष्ट करता है और इम्यून रेस्पॉन्स में लिम्फोसाइट्स के थ्रू शरीर की रक्षा करता है। इसकी स्ट्रक्चर सॉफ्ट और डेलिकेट होती है, इसलिए यह इंजरी के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। स्प्लीन की पोजीशन अपर एब्डोमेन में बाएं हिस्से में होती है, जिसे लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम कहा जाता है। यह 9th से लेकर 11th रिब्स के नीचे होती है, जिससे रिब्स इसे प्रोटेक्शन देती है। इसका लॉन्ग एक्सिस लगभग 10th रिब के समानांतर होता है, पैरेलल होता है, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है। स्ट्रक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्लीन पर्पल रंग का एक सॉफ्ट और हाईली वैस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि इसमें ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी मीडियल सरफेस पर एक डिप्रेशन होता है, जिसको हीलियम कहते हैं या फिर हाइलम कहते हैं। यहाँ से स्प्लेनिक आर्टरी अंदर एंटर करती है और स्प्लेनिक वेन बाहर निकलती है। इसके साथ ही नर्व्स और लिम्फेटिक्स भी यहीं से गुजरते हैं। स्प्लीन के आसपास के ऑर्गन के साथ इसके रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी विसरल सरफेस पर स्टमक का गैस्ट्रिक इम्प्रेशन पड़ता है, लेफ्ट किडनी का रीनल इम्प्रेशन और कोलन का इम्प्रेशन भी पाया जाता है। इसका मतलब ये कि ये सभी ऑर्गन्स स्प्लीन के काफ़ी करीब होते हैं, इसलिए किसी एक ऑर्गन की पैथोलॉजी दूसरे को अफेक्ट कर सकती है। स्प्लीन को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए दो इम्पोर्टेंट पेरिटोनियल लिगामेंट होते हैं। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट स्प्लीन को स्टमक से जोड़ता है और इसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स होते हैं। दूसरा स्प्लिनोरीनल लिगामेंट स्प्लीन को लेफ्ट किडनी से जोड़ता है और इसके अंदर स्प्लेनिक वेसल्स यानी आर्टरीज और वेन्स होते हैं। ये लिगामेंट्स स्प्लीन को सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। स्प्लीन को ब्लड सप्लाई मेनली स्प्लेनिक आर्टरी से मिलती है, जो सीलियक ट्रंक की एक बड़ी ब्रांच होती है।
यह आर्टरी पैनक्रियाज के ऊपर से होते हुए एक टॉर्टुअस यानी कि घुमावदार रास्ते में स्प्लीन के हाइलम तक पहुंचती है, जहां पर यह कई सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। स्प्लीन एक हाईली वैस्कुलर ऑर्गन है, इसलिए इसमें ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका वीनस ड्रेनेज स्प्लेनिक वेन के थ्रू होता है, जो आगे जाकर पोर्टल वेन का हिस्सा बनती है और लीवर से जुड़ती है। फंक्शन की बात करें तो स्प्लीन का मेन काम ब्लड फिल्ट्रेशन करना होता है। यह ब्लड को फिल्टर करके पुराने और डैमेज्ड आरबीसी को रिमूव करता है। यह काम मेनली स्प्लीन के रेड पल्प में होता है। इसके अलावा स्प्लीन इम्यून सिस्टम का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यह लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है और पैथोजेंस के खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करता है, जो वाइट पल्प में होता है। इसलिए स्प्लीन को ब्लड फिल्टर प्लस इम्यून ऑर्गन दोनों माना जाता है। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में स्प्लीन काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है। स्प्लेनिक रैप्चर एक सीरियस कंडीशन है जो अक्सर ट्रॉमा जैसे कि रोड एक्सीडेंट या कि फिर ब्लंट इंजरी के कारण होती है। क्योंकि स्प्लीन में ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए रैप्चर होने पर सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। दूसरी कंडीशन है स्प्लीनोमेगली, जिसमें स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है। यह इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया या लीवर डिजीज या ब्लड डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। एनलार्ज स्प्लीन आसानी से पल्पेट किया जा सकता है और रैप्चर का रिस्क भी बढ़ जाता है। पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी कि एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन, जो डाइजेशन और ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन दोनों में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह ऑर्गन स्टमक के पीछे होता है और इसलिए इसे आसानी से पल्पेट भी नहीं किया जा सकता। इसका एक्सोक्राइन भाग डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, जबकि एंडोक्राइन भाग जैसे कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये इंसुलिन और ग्लूकागोन जैसे हार्मोन सीक्रेट करता है। पैनक्रियाज को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हेड, इसका सबसे चौड़ा हिस्सा होता है जो डिओडेनम के सी शेप्ड कर्व के अंदर होता है। इसके बाद एक छोटा नैरो हिस्सा होता है नेक, फिर एक लंबा सेंट्रल भाग बॉडी होता है और लास्ट में एक पतला टेल होता है जो बाईं ओर जाकर स्प्लीन के पास एंड होता है। टेल क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह स्प्लीन के हाइलम के करीब रहता है। पोजीशन की बात करें तो पैनक्रियाज का ज़्यादातर हिस्सा रेट्रो पेरिटोनियल होता है, यानी कि यह पेरिटोनियम के पीछे होता है। केवल इसका टेल ही है जो थोड़ा पेरिटोनियल कैविटी के करीब पाया जाता है, और वह भी इसलिए क्योंकि यह स्प्लीनोरीनल लिगामेंट के पास होता है। पैनक्रियाज का डक्ट सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मेन डक्ट, जिसको मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या कि फिर डक्ट ऑफ विर्सन कहा जाता है, पूरे ग्लैंड से एंजाइम कलेक्ट करता है और लास्ट में बाइल डक्ट या फिर कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलकर डिओडेनम में ओपन होता है। यह जंक्शन डाइजेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ बाइल और पैनक्रियाटिक एंजाइम दोनों मिलकर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। पैनक्रियाज का हेड डिओडेनम से क्लोजली रिलेटेड होता है, इसलिए डिओडोनल डिजीज पैनक्रियाज को अफेक्ट कर सकती है। इसका टेल स्प्लीन के पास होता है, इसलिए स्प्लेनिक इंजरी में स्प्लेनिक सर्जरी में यह रिस्क रहता है। पोस्टीरियरली पैनक्रियाज का संबंध मेजर वेसल्स जैसे कि एरोटा और इंफीरियर वेना कावा से होता है, जिससे सर्जिकल प्रोसीजर थोड़े जटिल हो जाते हैं क्योंकि इससे पैनक्रियाज के डैमेज या कि फिर अफेक्ट होने का खतरा बना रहता है।
पैनक्रियाज की ब्लड सप्लाई ड्यूअल सोर्स से आती है, जिससे यह ऑर्गन अच्छी तरह परफ्यूज्ड रहता है। इसका हेड भाग मेनली सुपीरियर ह्यूमन बॉडी में किडनीज दो वाइटल ऑर्गन हैं जो पेयर में होते हैं और जो शरीर में ब्लड फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। ये शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, जैसे वेस्ट रिमूवल, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। फंक्शनली इन्हें शरीर के नेचुरल फिल्टर्स माना जाता है, क्योंकि ये लगातार ब्लड को साफ करके अनवांटेड सब्सटेंस को यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं। पोजीशन की बात करें तो किडनीज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, यानी कि ये पेरिटोनियम के पीछे होते हैं और ये लगभग T12 से लेकर L3 वर्टिब्रल लेवल तक होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि राइट साइड पर लीवर ज़्यादा स्पेस ले लेता है। यह एनाटॉमिकल डिफरेंस क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इमेजिंग में ध्यान रखने के लायक होता है। इंटरनल फीचर में किडनीज का शेप बीन शेप के जैसा होता है, यानी कि राजमा के जैसा। इनके मीडियल साइड पर एक डिप्रेशन होता है जिसको हाइलम कहा जाता है। यह वही जगह होती है जहाँ से रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करती है और रीनल वेन बाहर निकलती है और यूरेटर नीचे की ओर यूरिन को ब्लैडर तक लेके जाता है। हाइलम किडनी का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, इसलिए यह सर्जिकल और एनाटॉमिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना किडनी के फंक्शन को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। किडनी का आउटर पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है, जो ग्रैनुलर दिखाई देता है और जहाँ फिल्ट्रेशन की शुरुआत होती है। इनर पार्ट मेडुला होता है, जिसमें रीनल पिरामिड्स होते हैं। इन पिरामिड्स के अपेक्स यानी कि रीनल पेप्लिया से यूरिन कलेक्ट होकर रीनल पेल्विस में जाता है। किडनी की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है, जो फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन की पूरी प्रोसेस को करती है। रिलेशंस क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि किडनी आसपास के कई ऑर्गन्स के कांटेक्ट में रहती है। राइट किडनी एंटीरियरली लीवर से रिलेटेड होती है, जबकि लेफ्ट किडनी स्टमक और स्प्लीन के कांटेक्ट में होती है। पोस्टीरियरली दोनों किडनीज का संबंध डायफ्राम और बैक मसल्स जैसे कि श्वास मेजर क्वाड्रेटस लंब्रो लंबोरम से होता है। यही कारण है कि किडनी से जुड़ा दर्द अक्सर बैक या कि फिर बैक रीजन में फील होता है। किडनीज की ब्लड सप्लाई काफ़ी रिच होती है क्योंकि ये ऑर्गन्स लगातार ब्लड को फिल्टर करते हैं। हर किडनी को रीनल आर्टरी सप्लाई करती है, जो सीधे एब्डोमिनल एरोटा से निकलती है। यह आर्टरी हाइलम के थ्रू किडनीज में एंटर करती है
और कई सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है और लास्ट में नेफ्रॉन्स तक ब्लड पहुंचाती है जहां फिल्ट्रेशन होता है। फिल्टर्ड ब्लड फिर रीनल वेन के थ्रू बाहर निकलता है जो लास्ट में इंफीरियर वेना कावा उसमें ड्रेन हो जाता है। इस प्रकार किडनी एक कॉन्टिन्यूस फिल्ट्रेशन सिस्टम के रूप में काम करती है। फंक्शन की बात करें तो किडनी कई सारे इंपॉर्टेंट काम करती है। इसमें सबसे मेन काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया या फिर कैरेटिनिन को अलग किया जाता है। इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन होती है जो फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन जैसी एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है। किडनी शरीर की इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि को और फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मेनली रेनिन एंजियोटेनिज्म सिस्टम के थ्रू। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में किडनी डिसऑर्डर काफ़ी कॉमन और इम्पोर्टेंट होते हैं। रीनल स्टोन, जिसको किडनी स्टोन बोलते हैं, एक कॉमन कंडीशन है जिसमें हार्ड डिपॉजिट्स बन जाते हैं। जब ये यूरेटर में फंस जाते हैं तो काफ़ी सीवियर पेन जनरेट करते हैं जो लोइन यानी कि पीठ के पास फील होता है और ग्रोइन तक रेडिएट भी करता है। इसे क्लासिक लियोन टू ग्रियोन पेन कहा जाता है। दूसरी कंडीशन है हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसमें यूरिन फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण किडनी का रीनल पेल्विस और कैलिसिस डायलेट हो जाते हैं जिससे किडनी की फंक्शन धीरे धीरे अफेक्ट होती है। सबसे सीरियस कंडीशन है किडनी फेलियर, जिसमें किडनी अपनी फिल्ट्रेशन क्षमता खो देती है। इससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और डायलिसिस या कि फिर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ जाती है।